एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अभी तक हमने सेक्शन 23 तक कवर कर लिया था पिछले वीडियोज़ में। अभी आगे का ये जो वीडियो होने वाला है वो सेक्शन 24 से स्टार्ट होगा। सेक्शन 24 क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या उसका प्रोसीजर होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रोविज़न हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है। The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at place where he usually resides or at the place of his own choice and as far as practicable by a women police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या है कि अगर किसी चाइल्ड के स्टेटमेंट को आपको रिकॉर्ड करना है तो आप उसके रेजिडेंस पे जाके रिकॉर्ड करेंगे या फिर जहाँ वो यूजुअली रह रहा हो या उस बच्चे के खुद के चॉइस का प्लेस जो होगा वहाँ पे आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड कौन कर रहा है? एक विमेन पुलिस ऑफिसर जो होंगी वो रिकॉर्ड करेंगी और उनका जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक का होना चाहिए। फिर आता है सब क्लॉज 2। इसमें कह रहा है द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। ये चीज़ भी देखी जाएगी कि जो पुलिस ऑफिसर हैं अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे के स्टेटमेंट को तो उनको यूनिफॉर्म में नहीं रहना है। यूजुअली वो सिविल ड्रेस में रह सकते हैं, यूनिफॉर्म में जाके बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का जैसा ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है। फिर आता है सब क्लॉज 3। इसमें क्या कह रहा है? The police officer making the investigation shall, while examining the child, ensure that no point of time the child come in the contact in any way with the accused। इसमें क्या कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शैल एग्जामिनिंग द चाइल्ड इंश्योर, जो बच्चे को एग्जामिन कर रहे हैं, जो बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब ये रिकॉर्डिंग हो रही हो तो बच्चा जो है अक्यूज़ड के कांटेक्ट में ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अगर वो अक्यूज़ड को देखता है तो उसके मन में कुछ डर भी आ सकता है, तो जैसे वो अपने स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं दे सकता है। तो एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार करने जैसा पूरा प्रोसीजर इसमें बताया जा रहा है। अब आता है सब क्लॉज 4। उसमें कह रहा है कि नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न। किसी भी बच्चे को आप पुलिस स्टेशन में रात के समय पे डिटेन नहीं करेंगे कि आप उसको रात के टाइम पे पूरा टाइम आप उस पुलिस स्टेशन में डिटेन करें, ऐसा कोई प्रोविज़न बच्चे के लिए नहीं है। सब क्लॉज 5 क्या कह रहा है? द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड। पुलिस ऑफिसर जो कि इसमें क्या कर रहा है? पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट को, बेसिकली ऐसा पुलिस ऑफिसर जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है इसमें, और ये चीज़ वो इंश्योर करेगा कि बच्चे की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा और मीडिया से उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा तब तक जब तक कि स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्ट न किया हो ऐसा करने के लिए। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब उस बच्चे का इंटरेस्ट हो। अगर स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के लिए उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके पेरेंट्स का नाम, उसके स्कूल का नाम डिस्क्लोज़ करना बच्चे के इंटरेस्ट में है, तभी स्पेशल कोर्ट परमिट करेगी कि आप मीडिया को ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, नहीं तो जनरली नहीं किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 25 में क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट के थ्रू बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा। सब क्लॉज 1 कह रहा है इफ़ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ बीइंग रिकॉर्डेड अंडर 164 ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 herein referred to as the code, the magistrate recording such statements shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे 164 हम CRPC में कन्फेशन का जो भी प्रोविज़न हम पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ पे भी है कि एक मैजिस्ट्रेट कैसे किसी बच्चे का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे ने जो कहा है, बच्चे ने जिस भाषा में जो चीज़ें कही हैं उसी फॉर्म में उसको मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे प्रोविज़ो क्या कह रहा है? Provided that the provision contained in the first proviso to subsection 1 of 164 of the code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused, shall not apply in this case। जब आप 164 पढ़े होंगे CRPC का तो उसमें सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि वहाँ पे अक्यूज़ का जो एडवोकेट है वो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉक्सो एक्ट में अगर आप 164 का प्रोविज़न अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा कि एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड द मैजिस्ट्रेट हैज़ टू इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी द प्रेजेंस ऑफ द
एडवोकेट ऑफ अक्यूज्ड, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सबसेक्शन 2 पे। द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव a copy of the document specified under 207 of the code upon the final report being filed by the police officer under section 173। वो 207 क्या है CRPC का, उसमें कॉपी कैसे सप्लाई की जा रही है अक्यूज पर्सन को। तो यहाँ पे किसको कॉपी सप्लाई की जा रही है, मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड, बच्चे को या फिर उनके पेरेंट्स को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड किए जाएगी वो सारी कॉपीज़ जो हैं उनके, जो जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें हैं उनकी सारी कॉपी को। और फाइनल रिपोर्ट, अपॉन फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट फाइल की जाती है 173 में, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, उसी हिसाब से उसको किया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 26 में। 26 क्या कह रहा है, एडिशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अब कुछ एडिशनल प्रोविज़न दिए हुए हैं। अभी तक हमने 24 में पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 25 में पढ़ा कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट। अब हम 26 में पढ़ेंगे कि एडिशनल प्रोविज़न क्या हो सकते हैं कि स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब सब क्लॉज 1 क्या कहता है, द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी। यहाँ पे चाहे मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं या कोई पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, कोई भी केस हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जैसे जैसे बच्चे ने जो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स, किसकी प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होंगी, बच्चे के पेरेंट्स की प्रेजेंस में। और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, या पेरेंट्स के अलावा कोई और भी व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है जिसके ऊपर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस हो, उस बच्चे को जिस पर ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस जैसा रिलेशन हो, तो मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर उस कंडीशन में रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सब क्लॉज 2। वो कह रहा है वेन एवर नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी मे टेक द असिस्टेंट ऑफ अ ट्रांसलेटर। जब कभी भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर इसमें स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे को, अगर वो चाहें तो एक ट्रांसलेटर का या फिर इंटरप्रेटर का असिस्टेंस ले सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं, जिनके पास कैसी क्वालिफ़िकेशन हो, जिनके पास क्वालिफ़िकेशंस हो, एक्सपीरियंस हो इन सब चीज़ों में, और जो भी फ़ी होगी उनको प्रिस्क्राइब की जाएगी। खैर, वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो वो चाहें तो किसी भी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं हम सब क्लॉज 3 पे। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है, द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी मे इन द केस ऑफ अ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल और फिजिकली डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन है जहाँ पे बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई भी ऐसा क्राइम कमिट हुआ है इस एक्ट के अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं, तो वो क्या करेंगे, सीक द असिस्टेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field having such qualification, experience, any payment of such fee as may be prescribed to record the statement। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई बच्चा जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, और कोर्ट अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस अगर चाहें तो वो किसी स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो जो ऐसा एजुकेटर हो जो जिससे वो बच्चे की फेमिलियरिटी हो, वो बच्चे को जान रहा हो, उसके लैंग्वेज को समझ पा रहा हो, जिससे कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर वो चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया सब क्लॉज 3। अब 4 में क्या है, सब क्लॉज 4 कह रहा है वेन एवर पॉसिबल द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी शैल इंश्योर दैट स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर चाहें, जो भी यहाँ पे केस बन रहा है, वो इंश्योर कर सकते हैं कि जो बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो। अब आता है सेक्शन 27। 27 क्या कह रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offence has been committed under this act shall, notwithstanding first information report or complaint has not been registered
for the offences under this act be conducted in accordance with 164A of the Code of Criminal Procedure. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड. अब यहाँ पे किसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, उस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन कराई जाएगी जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट में, चाहे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाई गई हो या ना लिखवाई गई हो, ये चीज़ इममटीरियल है. लेकिन उसका 164A में जैसे हम CRPC पढ़ते हैं तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि 164A के अंदर जाके उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए जिसके अगेंस्ट कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर हैरेसमेंट काइंड ऑफ कोई थिंग हुई है, तो वो चीज़ यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी. फिर आता है आपका नेक्स्ट है सब क्लॉज 2. इन केस द विक्टिम इज़ अ गर्ल चाइल्ड. अगर ऐसा कोई केस है जिस कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई बच्ची है, उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो ये चीज़ इंश्योर कराई जाएगी कि जो डॉक्टर हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही हैं वो एक फ़ीमेल डॉक्टर हों. अगर पॉसिबल हो सके तो, नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ऐसा किया जाना चाहिए. सब क्लॉज 3 कह रहा है द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी द पर्सन इन हुम द चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस. अब यहाँ कह रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड, यहाँ शैल है, शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट. अगर हो सके तो उस बच्चे के पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाना चाहिए या फिर उनके प्रेजेंस में कराना चाहिए जिसका उस बच्चे पे ट्रस्ट जैसा रिलेशन हो. नेक्स्ट आ रहा है सब क्लॉज 4 जो कहता है वेयर इन केस द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रिफर टू इन सब सेक्शन कैन नॉट बी प्रेजेंट फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड. एक सेकेंड, हाँ. वेयर इन केस द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रिफर्ड इन सब सेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट for any reason during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a women nominated by head of the medical institution. ऐसी केसेस भी आ सकती हैं कि बच्चे के अगर पेरेंट्स नहीं किसी वजह से प्रेजेंट हो पा रहे हैं और तो उसमें क्या होगा कि किसके प्रेजेंस में कराया जाएगा, एक विमेन के प्रेजेंस में कराया जाएगा. उनको नॉमिनेट कौन करेगा, हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन. उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा उनको अगर लग रहा है कि ये विमेन ठीक हैं, इनके प्रेजेंस में करा देना चाहिए, तो उनको वो नॉमिनेट करेंगे और उनके प्रेजेंस में उस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दी जाएगी. अब हम आते हैं सेक्शन 28 पे, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट का डिजिग्नेशन की बात हो रही है. यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं कि स्पेशल कोर्ट की कैटेगरी में आएंगे. फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल. स्पीडी ट्रायल को प्रोवाइड करने के पर्पज़ से स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहें या स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में डेजिग्नेट करेगी. किसको डेजिग्नेट करेगी, ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. मतलब कि क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करने के पर्पज़ से, यहाँ पे स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करना है हमें, उसके पर्पज़ से चाहे तो वो क्या करेंगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगी और एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देंगी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको स्पेशल कोर्ट का पावर दे दिया जाए या स्पेशल कोर्ट जैसा वो उसको पावर हो जाएगा कि वो इस एक्ट के अंदर आने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई करें. ठीक, अब इसका प्रोविज़ो भी है. प्रोविज़ो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ कोर्ट ऑफ सेशन इज़ नोटिफाइड एज चिल्ड्रंस कोर्ट under the Commissions of Protection of Child Right Act 2005 or a special court designated for similar purpose under any other law for the time being in force, such court shall be deemed to be a special court under this act. अब यहाँ कह रहा है कि provided that if a court of session, अगर किसी court of session को नोटिफाई कर दिया गया है एज अ चिल्ड्रेन कोर्ट, अंडर किस कमीशन के थ्रू, एक कमीशन है जिसपे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के लिए अगर किसी कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रन कोर्ट जो है ऐसे नॉमिनेट कर दिया गया है तो 2005 की एक्ट के अंतर्गत, तो वो स्पेशल कोर्ट जो है आपका कहाँ
हाँ, स्पेशल कोड डिजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पस, सेम पर्पस के लिए, फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। तो ये जो सच कोड है, जिस कोड को एज अ चाइल्ड कोड या चिल्ड्रन कोड डिजिग्नेट किया गया है, उसको हम स्पेशल कोड की कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है सब क्लॉज 2। वो कह रहा है व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अ स्पेशल कोड शैल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस other than the offence referred to in subsection 1 with which the accused may under the code of criminal procedure be charged at the same time while trying an offence under a special code। मतलब उसी पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट में जब वो पॉक्सो की से रिलेटेड केसेस को डील कर रहा है, तो वो अगर वो चाहें तो किसी और केस से भी रिलेटेड वो डील कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, द स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई एन ऑफेंस अदर देन ऑफेंस रिफर्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में दिए गए ऑफेंसेस को छोड़कर भी वो चाहें तो और भी केसेस को कर सकते हैं, और भी केसेस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है सबसेक्शन 3। द स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट notwithstanding anything in the Information Technology Act shall have jurisdiction to try offences under 67B of the Act insofar as it relates to publication or transmission of the sexually explicit material depicting children in any act, conduct or manner facilitate abuse of children online। अब इसमें कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है वो चाहेंगे तो 67B के अंदर जो भी एक्ट आते हैं, 67B के अंदर जो भी एक्ट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, और उसमें क्या होगा कि ये IT एक्ट का सेक्शन है ना, तो उसमें अगर ऐसा कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल अगर उनको दिखता है, ऐसे रिलेटेड कोई केस रिपोर्ट की गई हैं, तो वो इसको भी ट्राई करेंगे। उस स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर होगा कि इससे रिलेटेड जो भी केसेस आ रही हैं वो उनको ट्राई करेंगे, उनका ज्यूरिसडिक्शन उसका है करने का, और उसका वो कॉग्निजेंस लेने का पूरा पूरा अधिकार बनेगा उनका। अब आते हैं हम सेक्शन 29 पे। क्या कह रहा है ये सेक्शन 29, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब यहाँ प्रिजम्पशन की बात की जा रही है। प्रिजम्पशन आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा सेक्शन 4 का, जहाँ पे शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। प्रिजम्पशन है वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट any offence under section 3, 5, 7 and 9 of the act, the special court shall presume that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence as the case may be unless the contrary is proved। अब इसका मतलब क्या हुआ, where a person is prosecuted, जहाँ पे किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया गया है, किस लिए, कमिट करने के लिए, अबेट करने के लिए, या अटेम्प्ट टू कमिट का एनी ऑफेंस। कौन कौन से ऑफेंस जो सेक्शन 3 में, 5 में, 7 में और 9 में दिए हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, फिर एग्रीवेटेड काइंड ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, फिर हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी इंसान को, किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगी कि ये ऑफेंस कमिट हुआ ही हुआ है, जब तक कि ये कॉन्ट्रेरी प्रूव न हो जाए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है कि आपने ये क्राइम कमिट किया हुआ है और आपको इसको प्रूव करना है कि नहीं, ये क्राइम आपके थ्रू नहीं किया हुआ है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर, आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप प्रूव करिए, नहीं तो यही कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि आपने ये क्राइम कमिट किया है, तभी आपको प्रोसिक्यूट यहाँ पे किया जा रहा है। फिर आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब यहाँ कल्पेबल मेंटल स्टेट की प्रिजम्पशन की बात हो रही है। इन एनी प्रोसिक्यूशन, सब क्लॉज 1 देखिए, इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट वाइल रिक्वायर्स अ कल्पेबल मेंटल स्टेट on the part of the accused, the special court shall presume the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact he had no such mental state with respect to the act charged as an offense to the। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट के बारे में बात की जा रही थी। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने कि इन एनी प्रोसिक्यूशन, कोई भी अगर ऐसा प्रोसिक्यूशन हो रहा है कोई भी ऑफेंस का अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में,
विच रिक्वायर्स, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि कल्पेबल मेंटल स्टेट की बात हो रही है ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड के लिए, तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लेगी कि एग्जिस्टेंस ऑफ सच मेंटल कल्पेबल स्टेट बट इट शैल बी डिफेंस फॉर द अक्यूज टू प्रूव। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट है वो तो ये प्रिज्यूम करेगी ही करेगी कि यहाँ पे कल्पेबल मेंटल स्टेट है, बट इट शैल बी डिफेंस, यहाँ पे एक डिफेंस का काम करेगा अक्यूज के लिए कि वो प्रूव करे, बट इट शैल बी अ डिफेंस फॉर द अक्यूज का ये काम होगा कि वो प्रूव करे दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट, कि उसका ऐसा कोई मेंटल स्टेट नहीं था, वहाँ कोई ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, कोई इम्प्योर इंटेंशन नहीं था, या ऐसा कुछ क्राइम कमिट करने जैसा नहीं था इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एक्ट, ऐसे एक्ट के लिए जिसके लिए उसे चार्ज किया गया है, जिसके लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? For the purpose of this section, a fact is said to be proved only when the special court believes it to exist beyond reasonable doubt, and not merely when its existence is established by a preponderance of probability. अब ये क्या कह रहा है? For the purpose of this section, इस सेक्शन का ये पर्पज़ है कि a fact is said to be proved, किसी भी फैक्ट को तभी प्रूव कहा जाएगा जब स्पेशल कोर्ट को ये बिलीव हो रहा है कि यहाँ पे इट टू एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, नॉट मेयरली व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पे उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात, मतलब इट्स एग्जिस्टेंस इज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ का इसका जो एग्जिस्टेंट है वो इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है बियॉन्ड प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। तो ये तो हमने पढ़ लिया सब क्लॉज 2। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन में इसके एक सेकेंड, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन। अब यहाँ पे कल्पेबल मेंटल स्टेट का क्या मतलब होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? उसमें इंटेंशन इंक्लूड होगा, उस पर्सन का मोटिव, उसका नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड द बिलीफ और रीज़न टू बिलीव अ फैक्ट। मतलब उसको ये चीज़ पता थी कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, और वो पूरे अपने होशो हवास में ये चीज़ों को किया हुआ है, ये सारे क्राइम कमिट किए हैं, वो असॉल्ट किया हुआ है या फिर हैरेस किया हुआ है बच्चे को, तो उसके पास ये इंटेंशन, ये उसका इंटेंशन था, वहाँ पे उसका इंटेंशन था, उसका मोटिव था, उसको नॉलेज था, उसको कॉन्सिक्वेंस का भी पता था कि ये चीज़ करने से ये कॉन्सिक्वेंस आ सकती है, तो ये इसका पूरा कल्पेबल मेंटल स्टेट के अंदर ये कैटेगरी फॉल करेगी। अब हम आते हैं सेक्शन 31 पे। 31 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग बिफोर ए स्पेशल कोर्ट। मतलब कि यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 का हम पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है स्पेशल कोर्ट के आगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड शैल अप्लाई टू दी। मतलब वहाँ पे जो भी CRPC में हम जो बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। कहाँ पे? उस स्पेशल कोर्ट के सामने, जो स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंदर बनाया गया है, किस पर्पस के लिए, जो भी प्रोविज़न इसमें दिया गया हुआ है, द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन है। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को, जो स्पेशल कोर्ट है उसे कोर्ट ऑफ सेशन का एक दर्जा दिया गया है, एंड द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन होंगे उनको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह ही समझा जाएगा। मतलब यही हो गया कि जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करा रहा है ही शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस एक्ट, एंड स्पेशल कोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोर्ट ऑफ सेशन हियर। यही इसका क्रक्स हो गया सेक्शन का। अब सेक्शन 32 क्या कह रहा है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें कौन होगा? इसमें दिया हुआ है, हाँ, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट, सारे स्पेशल कोर्ट के लिए जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर आए हुए सारे एक्ट को डील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए?
एज सबसेक्शन 7 अंडर सबसेक्शन 7 ओनली इफ़ ही हैड बीन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट। मतलब कि अगर आपको SPP अपॉइंट किया जाएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो आपके पास कम से कम 7 साल तक की एडवोकेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आता है सब क्लॉज 3, वो कह रहा है एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब इस एक्ट में, इस सब क्लॉज में या फिर इस सेक्शन में जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझेंगे इस मीनिंग में, जैसे कि सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया हुआ है। क्लॉज A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो दिया हुआ है, सेम मीनिंग यहाँ पे होगी। अब आते हैं 33 पे। 33 क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, स्पेशल प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। प्रोसीजर क्या होगा, पावर क्या होगा एक स्पेशल कोर्ट का। तो अब यहाँ देखते हैं, a special court may take cognizance of any offense without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of fact which constitutes such offense or upon a police report of such fact। मतलब स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर आ जाता है कि वो इस कोई भी ऑफेंस जो कि इसके अंदर हुआ है उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक, वो ट्राई कर सकते हैं केस को। अब कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि एक जज के पास एक पावर आ जाता है, या जज का पास जो अथॉरिटी होती है कि वो अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई कर सकें, तो वो कॉग्निजेंस लेने का इस स्पेशल कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है। विदाउट द अक्यूज बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल, चाहे अक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट किया गया हो या ना किया गया हो, वो तो इमटीरियल है यहाँ पे, लेकिन स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर आ जाता है। और आता कब है, जब उसको कंप्लेंट मिल जाती है उस फैक्ट से रिलेटेड विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, जो ये ऑफेंस बना रहा है पुलिस रिपोर्ट के थ्रू। फिर आता है सब क्लॉज 2, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एज अ केस में बी द काउंसिल अपियरिंग for the accused shall, while recording the examination in chief, cross examination or re-examination of the child, communicate the question to put the child to the special court which shall in turn put those question to the child। मतलब कि यहाँ पे जो SPP हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, एज द केस में बी द काउंसिल अपियरिंग फॉर द अक्यूज्ड शैल, जो काउंसिल जो एडवोकेट अपियर कर रहे हैं अक्यूज के बिहाफ पे, वाइल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन उस बच्चे का रिकॉर्ड करने के टाइम पे कम्युनिकेट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या क्या क्वेश्चन वो उस बच्चे से पूछने वाले हैं, उस क्वेश्चन को बच्चे से पूछने से पहले वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कम्युनिकेट करेंगे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताएंगे कि दीज आर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन विच आई एम अबाउट टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो क्वेश्चन सही लगेंगे कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आप बच्चे से पूछ सकते हैं, जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको वो जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये लगता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सही हैं, पूछे जा सकते हैं, तभी वो उनको परमिशन देंगे कि ठीक है आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं स्पेशल कोर्ट में। विच शैल इन टर्न पुट दोज क्वेश्चन टू द चाइल्ड। मतलब हाँ वही है कि वही क्वेश्चन तक वो बच्चे से पूछा जाएगा। बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो बच्चा अच्छे से आंसर दे पाए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो कि उसके माइंड को या फिर उसके बॉडी को, उसके माइंड को हैरेस कर रहे हों, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है 3, द स्पेशल कोर्ट में इफ़ इट कंसिडर्स नेसेसरी परमिट फ्रीक्वेंट ब्रेक फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। स्पेशल कोर्ट चाहे तो अगर उनको लगता है, अगर उनको ज़रूरी लग रहा है, तो वो फ्रीक्वेंट ब्रेक दे सकते हैं उस छोटे बच्चे को ट्रायल के दौरान पे। ट्रायल कभी कभी होता है ना कि बहुत लंबा खिंच जाता है, या बच्चा है वो छोटा, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो लगातार ट्रायल में पार्टिसिपेट कर पाए, तो स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो फ्रीक्वेंट ब्रेक दे सकते हैं उस बच्चे को। सब क्लॉज 4 क्या कहता है, द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आपने ध्यान दिया होगा मैंने जब से ये एक्ट शुरू किया है पढ़ाना, तब से मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ कि चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करना, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है कि स्पेशल कोर्ट क्रिएट करेगी एक चाइल्ड फैमिली एटमॉस्फेयर बाय अलाउइंग ए फैमिली मेम्बर, गार्जियन, फ्रेंड और रिलेटिव इन हुम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। मतलब कि स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करें
कैसे तैयार करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर को, उस बच्चे के फैमिली मेम्बर को, उसके गार्जियन को, उसके फ्रेंड को या उसके रिलेटिव को वो अलाउ करें उस प्रोसीडिंग में, ताकि वो बच्चे को लगे कि यहाँ पे उसका कोई अपना है और वो अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, ट्रायल में पार्टिसिपेट कर पाए, पूरे ट्रायल को अच्छे से वो कर पाए। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। The special court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court. स्पेशल कोर्ट ये भी इंश्योर करेगा कि इस बच्चे को बार बार आप टेस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में नहीं बुलाएंगे। जितने जल्दी हो सके, एक बार में 2 बार में आप उसको क्लियर करके हटाइए। बार बार आप उस बच्चे को कॉल मत करिए कोर्ट में कि वो आए और बार बार सेम चीज़ों को आप उससे पूछें और वो बताएं। सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 कह रहे हैं द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट परमिट एग्रेसिव क्वेश्चन। अभी मैंने ऊपर के सब क्लॉज में भी बताया आपको ये कि स्पेशल कोर्ट कोई भी ऐसे एग्रेसिव क्वेश्चंस को परमिट नहीं करेगा पूछने को। ऐसे क्वेश्चन जो एग्रेसिव काइंड ऑफ हों उनको नहीं करेगा। और कैरेक्टर एसेसिनेशन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें उस बच्चे का कैरेक्टर का एसेसिनेशन हो रहा है, उसके कैरेक्टर पर डाउट किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को किल किया जा रहा है इन द सेंस, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्पेशल कोर्ट परमिट नहीं करेगा पूछने को। और इंश्योर करेगा कि उस बच्चे की डिग्निटी को कोई वायलेट न करे, इज़ मेंटेन ऑल द टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल के टाइम पे उसकी डिग्निटी को कोई वायलेट न करे, उसका जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। ये चीज़ों को इंश्योर करना भी स्पेशल कोर्ट का काम होगा। फिर सब क्लॉज 7 क्या कह रहा है? सब क्लॉज 7 कह रहा है द स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिस्क्लोज। सेम चीज़ अभी हमने पहले भी पढ़ लिया है। स्पेशल कोर्ट ये चीज़ इंश्योर करेगी कि बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है ड्यूरिंग द ट्रायल और in the course of investigation, provided that for reason to be recorded in writing, the special court may permit such disclosure if in its opinion such disclosure in the interest of the child. प्रोविजो क्या कह रहा है? पहले भी हम पढ़े हैं, इसको जान रहे हैं कि अगर लगता है स्पेशल कोर्ट को कि ये बच्चे के इंटरेस्ट में है तो वो इस को डिस्क्लोज करा सकते हैं, उसके नाम को, उसके एड्रेस को, उसके फैमिली मेम्बर को या उसके रिलेटिव को, उसके नाम, उसके जहाँ वो पढ़ रहा हो, रह रहा हो, तो वो सारी चीज़ें तभी डिस्क्लोज होंगी जब उसके इंटरेस्ट में ये चीज़ हो, तभी स्पेशल कोर्ट ये ऑर्डर देगा। एक्सप्लेनेशन भी वही कह रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। अब सब क्लॉज 8 क्या कहता है? In appropriate cases, the special court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child. In appropriate cases, जो केसेस इसमें हैं, इन द स्पेशल कोर्ट, अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो वो इन एडिशन टू द पनिशमेंट के अलावा वो पेमेंट को भी, कंपनसेशन का पेमेंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं उस अक्यूज़ के ऊपर जिसने उस बच्चे को फिजिकली और मेंटली ट्रॉमा कॉज किया है। और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी प्रोवाइड कराएंगे उस बच्चे को, वो भी किसके खर्चे पे? उस अक्यूज़ के जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है, वो उसको देना होगा। और इतना वो दे कि बच्चे का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो उसका मतलब जो उसकी बेसिक जो मेडिकल एक्सपेंसेस निकल के आ रही हैं, वो उसको डिमांड पूरी कर सके। अब सब क्लॉज 9 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्पेशल कोर्ट शैल फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट have all the power of a court of session and shall try such offences if it were a court of session. Subject to the provision of this act, a special court shall for the purpose of the trial, जो स्पेशल कोर्ट हैं ट्रायल के पर्पज़ के लिए कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट में हुआ है उनको सारा पावर कोर्ट ऑफ सेशन जैसा ही होगा। एंड शैल ट्राई सच ऑफेंस, और वो इस ऑफेंस इस एक्ट के अंदर हुए ऑफेंसेस को ट्राई करने का उनके पास पावर होगा। इफ़ इट वर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन को है, एज फार एज मे बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। सेम चीज़ है कि जो स्पेशल कोर्ट है उनके पास सेम पावर होगा जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन को है, और कोर्ट ऑफ सेशन को जो भी पावर आपने सीआरपीसी में दे रखा है, सेम पावर आपको इस एक्ट में स्पेशल कोर्ट को भी दिया गया है कि वो कोर्ट को वो पर्टिकुलर केस को या ऑफेंस जो भी कमिट हुआ है वो उसको कॉग्निजेंस ले सकें और उसके ट्रायल में वो देख सके कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। स्पेशली उनको कॉग्निजेंस लेने का पूरा यहाँ पे राइट दिया गया है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 33 तक हमने कवर कर लिया है। अब आगे का जो सेक्शन होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।